अब हम बात कर रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी जो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं उन सबको एक्सप्लेन करते हुए हमें एटम के बारे में बताती है। तो यहाँ मैं सबसे पहली चीज एटम क्लियर कर दूं। जो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। मतलब एटम किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है। तो उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी गई थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम कहते हैं एटम। जैसे सोने का एग्जांपल ले सकते हो। सोना जो बनता है सोने के छोटे छोटे एटम से मिलकर सोने की बहुत बड़ी धातु बन जाती है। ऐसे ही हम अगर पदार्थ की बात करिए तो मैंने लिए एक एटम या एक ही एलिमेंट जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना जिसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक सब्सटेंस। दूसरा हम लेके चल रहे हैं पानी, H2O। ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसको हम कहते हैं परमाणु। अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना है वाटर। तो कोई भी पदार्थ हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना करता है जिसको हम कहते हैं एटम। दूसरा पॉइंट है, एक एलिमेंट के एटम्स की सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। एग्जाम्पल शेप, साइज एंड मास। मतलब जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं उनका शेप, साइज और द्रव्यमान समान होता है। जैसे एग्जांपल लें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु का साइज भी, शेप भी, आकार भी, द्रव्यमान भी, वॉल्यूम भी सब सेम होता है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट बनता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब दो एलिमेंट्स के परमाणु दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के परमाणुओं का साइज, शेप और मास अलग होगा, ऑक्सीजन के परमाणुओं का शेप, साइज और मास अलग होगा। तो दोनों एक दूसरे से हर रेस्पेक्ट में अलग अलग होंगे। नेक्स्ट आता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो सबसे छोटी इकाई होता है हमारा एटम। मतलब जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं उसमें एटम भाग लेते हैं, एटम्स का आपस में इंटरचेंज होता है। नेक्स्ट आता है, एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। मतलब एक ही प्रकार के एक ही तत्वों के परमाणु या एक से ज्यादा तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर सिंपल रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लें, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं, एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दो तत्वों के परमाणु कार्बन और ऑक्सीजन के मिले। ऐसे हाइड्रोजन गैस का या ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल लें तो इसमें एक ही प्रकार के एक ही तत्व के परमाणु मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। नेक्स्ट एग्जांपल बात है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन कहता है कि एटम को ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। मतलब इस यूनिवर्स में अकॉर्डिंग टू डाल्टन सबसे छोटी इकाई है एटम, जिसको ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। मींस एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल। लास्ट पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स
ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनमें एटम्स का कॉम्बिनेशन, एटम्स ही आपस में जुड़ते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है, उनका इंटरचेंज होता है, उसी से हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हम इन्हीं के बेसिस पे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहला लॉ हमने डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संग्रहण का नियम, जिसमें हमने बात की थी कि पदार्थ को ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। और इसी की हमने दूसरी स्टेटमेंट की बात की थी कि पदार्थ जब भी कोई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें पदार्थों का द्रव्यमान संग्रहित रहता है। मतलब जितना पदार्थ द्रव्यमान हमने शुरुआत में लिया था वो परिवर्तन, चाहे वो भौतिक है चाहे रासायनिक है, वो परिवर्तन होने के बाद जो द्रव्यमान बनेगा वो जो पदार्थ बनेंगे उनका द्रव्यमान भी बराबर होगा। मतलब जो हमने शुरुआत में जितने भी द्रव्यमान के पदार्थ लिए, विक्रिया या परिवर्तन होने के बाद जो पदार्थ बचा हमारे पास, उसका द्रव्यमान पहले जो शुरुआत में द्रव्यमान लिया था उनका द्रव्यमान दोनों का समान होगा। मीन्स अगर रासायनिक अभिक्रिया की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो नंबर मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको डाल्टन ने कैसे एक्सप्लेन किया कि डाल्टन के अकॉर्डिंग पहली चीज तो एटम को नहीं तोड़ा जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी चीज, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ एटम पार्टिसिपेट करते हैं, उनका ही रीअरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, चेंजमेंट होता है। तो इसी के बेस पे बात करें, जब एटम को नहीं तोड़ा जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है तो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, उसमें इंटरचेंज या कॉम्बिनेशन या चेंजमेंट होता है। तो जितना द्रव्यमान हमने शुरुआत में लिया था उतने ही द्रव्यमान हमें बाद में मिलेगा, क्योंकि एटम को नहीं तोड़ा जा सकता नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल अभिक्रिया का ले रहा हूं मैं यहाँ पे, H2 जमा O2, H2O। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों अभिकारक और उत्पाद में देखें तो अगर दोनों का इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो जितने इधर हाइड्रोजन के परमाणु हैं इतने ही इधर है। इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों में कॉम्बिनेशन या इसी में जो चेंजमेंट होकर हमारा नया पदार्थ बना है। तो जब परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है, तो जितने परमाणु हम शुरुआत में लेके चले जितने हमें बाद में मिल रहे हैं, तो दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान है, तो दोनों तरफ का द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। और इसी नियम को आधार बना के हमने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया था। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में हमें पता लगता है कि एक्चुअल में हमने शुरुआत में कितना लिया और बाद में कितना मिला। तो ये हमारी बात होगी पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब एक पदार्थ में परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात फिक्स रहता है। तो जब एटम आपस में रीअरेंज करके कोई पदार्थ बनाते हैं तो पदार्थ का रासायनिक सूत्र फिक्स रहता है। तो इसके अंदर जितने तत्व हैं, परमाणु हैं, उनकी संख्या फिक्स रहेगी। अब पदार्थ को नहीं तोड़ा परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता नहीं बनाया जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो इसमें द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। तो यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डाल्टन के बेसिस पे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो हमने बात की, इसकी कमियां क्या क्या हैं? तो पहली कमी थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, कि जो गैसेज की वॉल्यूम, गे-लुसाक्स लॉ जो हमने बात की थी, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम की वहां हमने बात की थी कि गैसेज वॉल्यूम में कंबाइन करती हैं, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने सिर्फ द्रव्यमान को एक्सप्लेन कर दिया लेकिन वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि वॉल्यूम में वो कैसे अभिक्रिया करती है, उनका कैसे चेंज होता है वॉल्यूम के अंदर, वो ये नहीं बता पाया। दूसरा कि सेम एलिमेंट एक दूसरे से सेम है और डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, ये क्यों है और कैसे है, इस चीज को ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम डिफरेंट आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, मतलब दो तत्व जो आपस में जुड़ के एक पदार्थ बना रहे हैं,
ये आपस में क्यों अभिक्रिया करते हैं, इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या क्या चीज अप्लाई होती है जिसके बेसिस पे एक दो हाइड्रोजन के परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन करने लग रहा है, कोई किसी और कॉम्बिनेशन में अभिक्रिया क्यों नहीं करते, यही पदार्थ क्यों बन रहा है। और कई बार देखा है कि हमें कितनी देर टाइम के लिए दो पदार्थों को रख लिया, उनके बीच में अभिक्रिया नहीं होती, तो क्यों नहीं होती, इस चीज को ये डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट आता है कि दो एटम जो कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, कि उनके बीच में कैसे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं जिसकी वजह से दो पर एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, दो एटम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज है कि किसी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई, जो ये बात कर रहा है एटम, ये क्यों है, इससे छोटी इकाई क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में ये बात नहीं कर पाया था। तो ये होगी हमारी लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन कमियों को दूर करते हुए फिर दी गई थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो आधुनिक परमाणु थ्योरी। ये क्या कहती है, सबसे पहला पॉइंट, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल, मतलब परमाणु सबसे छोटी इकाई नहीं है, इससे भी छोटी इकाई होती है जो आगे हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर एक एटम बनता है। तो एटम सबसे छोटी इकाई नहीं है, इनसे छोटी इकाई भी होती है। फिर बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार समभारिक, मतलब वो पदार्थ, दोज एटम्स of different elements which have same atomic mass, अलग अलग तत्वों के वो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है, मींस एटॉमिक मास सेम होता है। तो डाल्टन ने तो कहा था कि सेम परमाणु तत्वों के परमाणु का आकार, द्रव्यमान सब कुछ सेम होता है, अलग अलग का अलग अलग होता है, लेकिन आइसोबार के बारे में डाल्टन बताना भूल गया था। इस कमी को दूर किया था फिर हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, कि भी ऐसा भी हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिसके बारे में बात की थी हमारी आइसोटोप। आइसोटोप क्या कहता है कि दोज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have different atomic mass, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो 3 होते हैं, तो उसके बेसिस पे ये हो गया हमारा आइसोटोप, मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सेम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये सिमिलर है डाल्टन के अकॉर्डिंग कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे छोटी इकाई भाग लेती है वो क्या है, हमारा एटम। एटम में कंबाइन इन कॉम्प्लेक्स रेशियो, तो डाल्टन ने कहा था कि सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कह रही है जरूरी नहीं सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं, सिंपल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स रेशियो में भी। जैसे सुक्रोज का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, C12H22O11, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो रेशियो है 12, 22 और 11, मींस कॉम्प्लेक्स रेशियो है। तो सिंपल रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रेशियो में भी। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एटम, ये इंपॉर्टेंट है। डाल्टन ने कहा था कि एटम को नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये थ्योरी कह रही है कि एटम को हम बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन की बात करें, न्यूक्लियर फिशन की बात करें तो यूरेनियम के ऊपर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स डालते हैं, तो इस रिएक्शन से 3 और न्यूट्रॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। तो एक एटम का हमने ब्रेक डाउन करके 2 और एटम बना दिए। तो एटम को तोड़ा जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। ऐसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन की बात करें तो वहां रिएक्शन आती है, 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके 2 हीलियम के परमाणु
बनाते हैं। तो एटम को तोड़ा भी जा सकता है, तोड़ के दो नए परमाणु बना सकते हैं, और एटम्स को कंबाइन करके भी हम एक नया परमाणु बना सकते हैं। नेक्स्ट है मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। तो आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी मास एनर्जी रिलेशनशिप, मींस अगर कोई पदार्थ प्रकाश की गति से भाग रहा है या किसी पदार्थ में इतनी गति है कि उसकी गति प्रकाश की गति के बराबर हो जाए, तो उसका सारा का सारा मास एनर्जी में चेंज हो जाता है। मतलब एनर्जी और मास में इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। तो यहां से हमारे पास आ गई कि एक एटम का मास कंजर्व्ड नहीं है, इसको एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो दिस इज आवर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी।